नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम। तो शैक्षिक परिदृश्य का जो टॉपिक आरटी 2009 का पार्ट मैं फर्स्ट लेके आया हूँ। और आरटी 2009 के पार्ट फर्स्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं, धाराएं और जो अध्याय सबसे पहले पढ़ेंगे। आजकल जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं थ्योरी करा देता हूँ। लेकिन धारा और अध्यायों के अंदर कई बार क्या बेसिकली पूछ लेते हैं कि छात्र शिक्षक का अनुपात कौन सी धारा के अंदर मिलता है, या आरटी के अंदर 25% सीटों का उल्लेख कौन सी धारा के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग की 5 स्लाइडें हैं, उसमें सिर्फ ट्रिक कराऊंगा कि कौन सी धारा में किस चीज का उल्लेख है। क्लास क्लास में वो ट्रिक आपकी याद हो जाएगी। उसके बाद में थोड़ा हम डीपली उस मैटर को लेकर के चलेंगे ताकि आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि विद्यालय की दूरी है, छात्र शिक्षक अनुपात है, वो में भी कितना होना चाहिए। तो ये क्लास आपके आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा नहीं कह सकते, हालांकि फर्स्ट ग्रेड भी कह सकते हैं, तमाम भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटी 2009 और 2011 आपके दोनों एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। क्लास के बाद में आपका रिस्पॉन्स, आपका रिव्यू, आपका कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, शैक्षिक परिदृश्य की बुक आप सभी के पास होगी, वो है शाब्दिक शैक्षिक परिदृश्य की बुक। ये थ्योरी की बुक है। और इसके बाद में आप सभी ने ले ली किताब ये, तो उसके बाद आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए एमसीक्यू बुक भी पढ़ सकते हो, जो अब मार्केट में अभी नहीं आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, धाराओं की बात करेंगे। मेन जो टॉपिक बता दूं धाराओं के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, बाकी पूरा डिटेल बातें पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे जैसे डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे, तो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा इसके बारे में, जो इसकी पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके अंदर, तो आरटी की बात करेंगे। कुल धाराएं 38 थी, लेकिन संशोधन होने के पश्चात में कितनी हो चुकी है, 39 हो चुकी है। तो सबसे पहले साथ साथ में कुछ मेन बातें आपके ट्रिक से याद हो जाए, मैं वो कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो एक कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसका टाइटल डालते हैं, शीर्षक डालते हैं। तो सबसे पहले क्या डालते हैं, टाइटल डालते हैं। तो नंबर 1 क्या पढ़ेंगे, टाइटल डालेंगे यानी कि शीर्षक। धारा 1 में जो पढ़ेंगे वो किसका उल्लेख है, शीर्षक यानी कि रूपरेखा या टाइटल का उल्लेख मिलेगा धारा 1 के अंदर। 2 बात करेंगे शब्दावली। अक्सर हम किसी व्यक्ति को स्पीच देने के लिए कहते हैं कि आप कोई 2 शब्द दीजिएगा, कोई 2 शब्द दीजिएगा, तो 2 शब्द दीजिएगा। 2 शब्द है यानी कि शब्दावली की बात आ सकती है या परिभाषा की बात आ सकती है, कि परिभाषा या शब्दावली, या सीधी बात कर सकते हैं कोई भी हम अध्याय शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसका टाइटल लिखा होता है। टाइटल के बाद में उस अध्याय की जो डेफिनेशन, जो परिभाषा है वो मिलती है। तो दोनों तरीके से याद कर सकते हो, उस वे से भी, या 2 शब्द बोलने के अकॉर्डिंग धारा 2 में क्या है, शब्दावली का यानी कि परिभाषा का उल्लेख है। नंबर जो 3 है, आरटीई यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, यानी कि ये क्या है, निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क जो शिक्षा यानी कि जो फ्री शिक्षा है वो 3 फ्री के अंदर, 3 फ्री के अंदर है। आरटी 3 फ्री के अंदर, 3 फ्री के अंदर। तो निःशुल्क यानी कि 3 फ्री के अंदर है, वो धारा किस में उल्लेख है, धारा 3 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रवेश, जो आधार है वो आयु के आधार पे। तो आयु के आधार पे बच्चे का जो प्रवेश है तो वो हम पढ़ेंगे। प्रवेश का जो आधार लिया गया एज, तो प्रवेश में पढ़ेंगे पे आ रहा है। प्रवेश में जैसे पैरवेश में क्या आ रहा है, च आ रहा है। प्रवेश में क्या आ रहा है, च आ रहा है। और यहाँ पे क्या च यानी कि सॉरी 4 आ रहा है। प्रवेश में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो प्रवेश में 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 को 4 जोड़ दो, 4 का पर बन गया। तो प्रवेश का जो आधार है वो धारा 4 के अंदर। धारा 4 की बात करेंगे तो इसमें प्रवेश का जो आधार है वो एज ग्रुप के आधार पे पढ़ेंगे। अब जो विद्यालय का संस्था प्रदान है, किसी को टीसी, किसी बच्चे की टीसी लंबित नहीं कर सकते, टीसी को डिले नहीं कर सकते, टीसी को रोक नहीं सकते। मैं एक बार बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे धारा 5 के अंदर है हाथ में टीसी, बच्चा मुझे टीसी चाहिए तो हाथ में बच्चे को टीसी पकड़ा देते हैं। हाथ बोले तो 5 अंगुलियों से हाथ बनता है, 5 से हाथ बनता है, हाथ में टीसी पकड़ा देंगे। जैसे बच्चा आएगा, बच्चे को आते ही उसके 5 अंगुलियों के अंदर उसको टीसी पकड़ा देंगे। तो 5 अंगुलियों के अंदर उसको क्या है, टीसी पकड़ा देंगे। यानी कि कोई स्थानांतरण हो गया बच्चे का कहीं पे, या 5 तक स्कूल है, बच्चे को 6ठी में कहीं और पढ़ना है, तो आते ही उसको गुरुजी है वो टीसी पकड़ा देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे 6, तो जो दूरी का उल्लेख है, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर तो प्राइमरी स्कूल होगा, जबकि 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर क्या है, अपर प्राइमरी यानी कि मिडिल स्कूल, यानी कि 8 तक का स्कूल होगा। तो दूरी का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, धारा 6 के अंदर है। धारा 6 यूं कहेंगे 6 कोस, अक्सर कहते हैं 6 कोस, 6 कोस, 6 कोस। और 6 कोस किसको दिखाता है, दूरी को दर्शाता है कि 6 कोस चले गए। एक अक्सर पढ़ते हैं, बोलते हैं, लोकोक्ति मुहावरे में बोलते हैं कि 6 कोस की दूरी। तो 6 कोस क्या है, दूरी को दिखाता है। 6 कोस क्या है, दूरी को दिखाता है यहाँ पे। तो 6 धारा 6 के अंदर क्या है, किसका उल्लेख मिलेगा, दूरी का उल्लेख मिलेगा। 1 किलोमीटर प्राइमरी और 2 किलोमीटर में अपर प्राइमरी स्कूल का होना बताया गया है। नेक्स्ट क्या है,
और यहां पढ़ेंगे आरटी के अंदर है केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, वित्तीय जो साझेदारी का जो अनुपात होगा, जो लेन देनों का जो अनुपात होगा वो उल्लेख मिलता है। और यहां पढ़ेंगे इसमें केंद्र और राज्य की जो वित्तीय भागीदारी कितनी है, 60 और 40 की। 60% किसका हिस्सा है, केंद्र सरकार का। जो फंडिंग है 40% वो किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो इसको याद कर सकते हैं कि साथ साथ केंद्र और राज्य ने कहा कि हम इनको साथ साथ मिलकर बांटेंगे। केंद्र राज्य ने कहा कि हम इसको साथ साथ मिलकर चलाएंगे। केंद्र राज्य दोनों ने साथ साथ मिलकर चलाएंगे। धारा 7 में क्या है, उल्लेख है दोनों का, केंद्र और राज्य का अनुपात, केंद्र और राज्य का जो रेशो कह सकते हैं, वित्तीय अनुपात कह सकते हैं, धारा 7 के अंदर है। धारा 7 में क्या है, केंद्र राज्य दोनों का साथ साथ को मिलकर के इसको हम आरटी 2009 को क्या है, हम पूरा कंप्लीट करेंगे, या इसका जो टारगेट, इसका जो अवधि है उसको लागू करेंगे है। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार के जो उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए, उसका उल्लेख किसमें, धारा 8 के अंदर है। तो याद कैसे कर सकते हो, राजस्थान यहां पढ़ेंगे सरकार के ठाट, सरकार के जो ठाट है, सरकार का जो ठाट है, सरकार का जो हम कह सकते हैं जो कर्तव्य है वो किसमें, धारा 8 के अंदर है। तो धारा 8 में क्या है, सरकार के ठाट है, और 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 8 इंटू 2 करेंगे 16 हो जाएंगे, तो बच्चे के ठाट हो जाएंगे। यानी कि धारा 16 में पढ़ेंगे तो बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, धारा 16 के अंदर है। और धारा 8 पढ़ेंगे तो सरकार के जो ठाट, सरकार के जो कार्य, सरकार के जो उद्देश्य पढ़ेंगे, धारा किसके अंदर आ जाएंगे, 8 के अंदर आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे स्थानीय जो प्राधिकारी है, स्थानीय लोकल के जो ऑफिसर हैं, स्थानीय जो प्राधिकारी है, उनके कर्तव्य, उनके जो ड्यूटी की बात करेंगे। जब भी किसी अधिकारी के पास आते हैं, कर्तव्य के पास आते हैं कि आपको ये काम करवाना है, नो 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 नो, तो अधिकारी की बात करेंगे, अधिकारी की ओर से क्या मिला, नो। अधिकारी की ओर से क्या मिलेगा, नो मिलेगा। स्थानीय लोकलिटी के जो ऑफिसर है उनके कर्तव्य का जो उल्लेख मिलेगा किसमें मिलेगा, धारा 9 के अंदर मिलेगा, धारा 9 के अंदर है। अब बात करेंगे माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का जो उल्लेख, माता पिता या संरक्षक या जो अभिभावक के कर्तव्य का उल्लेख पढ़ेंगे। यानी कि कोई बच्चा है, उस बच्चे के प्रति उनके जो हम कह सकते हैं गार्जियन है, उनके माता पिता है, उनकी क्या ड्यूटी, उनके क्या कर्तव्य है। अक्सर बच्चा रूठ जाता है तो बोल देते हैं पंजाबी भाषा में कि 10 तेनू की चाहिए है, 10 तेनू की चाहिए। तो अक्सर मंगाते हैं कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे टेप चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए। तो बोलते हैं कि 10 तेनू की चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। तो माता पिता के कर्तव्य कह सकते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं 10 तुझे क्या चीज़ चाहिए। 10 माता पिता की ड्यूटी आ जाएंगे, 9 अधिकारी 9 बोल देगा। सरकार की क्या ठाट है, सरकार के उद्देश्य पढ़ेंगे, धारा 8 के अंदर आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे 11। तो धारा जो 11 है उसमें क्या, पूर्व प्राथमिक जो व्यवस्था है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका उल्लेख का जिक्र मिलता है। या हम कह सकते हैं आंगनबाड़ी के अंदर बच्चे का जो पहली बार जो प्रवेश है उसका उल्लेख मिलता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो उल्लेख धारा 11 के अंदर है। धारा 11 में तो यहां पढ़ेंगे 11 के अंदर है, बच्चा पहली बार पापा चल के आता है, बच्चा पहली बार पापा चल के आता है। घर वाले, जब बच्चा 3 साल का होता है, घर वाले इस बच्चे को आंगनबाड़ी में लेकर के आते हैं, तो पहली बार बच्चा पापा चल के आता है। या कह सकते हैं छोटा सा बच्चा होता है, अपनी पिताजी की दोनों उंगलियां पकड़ के स्कूल में लेकर के आते हैं, आंगनबाड़ी में लेकर के आएंगे, दोनों उंगलियों को पढ़ेंगे तो एक एक, या दोनों पापा कहेंगे, बच्चे को पहली बार पापा चला के आएंगे तो कहां पे आएंगे, आंगनबाड़ी के अंदर यहाँ पे है। या जैसे आंगन, तो सबसे पहले बच्चे को चलना सिखाते हैं, वो कहां सिखाते हैं, घर के आंगन में सिखाते हैं। तो घर के आंगन में सिखाते हैं बच्चे को चलना। तो बच्चा चलता कैसे है, दोनों पैरों से चलता है। तो 11 नंबर गाड़ी आ जाएगी। तो बच्चा पहली बार चल करके आएगा, वो स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, तो धारा 11 में पढ़ेंगे। और अब पढ़ेंगे जो वंचित समूह है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, या जो रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो उनके लिए 25% सीटों का जो ब्यौरा मिलता है, उनके लिए सीटों का जो आरक्षण मिलता है, 25% को उनके ऊपर, उनमें बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। हम कह सकते हैं विद्यालयों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, विद्यालयों के जो उत्तरदायित्व है, वो 25% सीटों का आरटी के अंदर है, वो किस में है, धारा 12 के अंदर है। 12 में कह सकते हैं उन बच्चों को बाहर नहीं किया जा सकता। जैसे वंचित जो वर्ग, वंचित जो समूह है या रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो उनको कहे कि स्कूल वाले ये नहीं कह सकते कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, तो उनको बाहर नहीं कह सकते। धारा 12 में बाहर नहीं, धारा 12 में बाहर, धारा 12 में बाहर, धारा 12 में बाहर, यानी कि 25% सीटों को उनको क्या है, सीटें फुलफिल उनसे करनी पड़ेगी, उनको बाहर नहीं कर सकते। धारा 12 में बाहर नहीं कर सकते। धारा 13 में तो फीस के आधार पे बच्चे का जो प्रवेश है, तो बच्चे का जो प्रवेश कह सकते हैं, प्रवेश के समय बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो कह देते हैं कि तेरी फीस नहीं लगेगी। 13 में तेरी फीस नहीं लगेगी, तेरी फीस नहीं लगेगी, तेरी फीस नहीं लगेगी, तेरी फीस नहीं लगेगी, तो फीस नहीं लगेगी क्योंकि इसमें धारा 13 के अंदर है। और धारा 14 की बात करेंगे तो उसमें क्या है, बच्चे को 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसका जन्म आधार या जन्म तिथि इत्यादि न हो तो भी उस बच्चे को स्कूल के अंदर है प्रवेश इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे 14 में क्या है,
14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को जन्म तिथि के आधार के बिना उन बच्चों को प्रवेश के आधार पे स्कूल वाले मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 14 पढ़ेंगे, 14 वर्ष तक के बच्चों को जन्म के प्रमाण पत्र के आधार पे उनको एडमिशन से रोक नहीं सकते। तो अब पढ़ेंगे 15 में प्रवेश से इनकार। वहां पीछे आपने पढ़ा 4 से पढ़ा प्रवेश, आयु के आधार पर प्रवेश होगा। और यहाँ पे 4 एक बार और पढ़ रहे हैं, 15 में पढ़ रहे हैं पे आ रहा है, 15 में आ रहा है पे आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है पे आ रहा है। तो वहां प्रवेश आयु के आधार पे था, यहाँ 15 पढ़ेंगे तो 15 में पे आ रहा है, यहाँ प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता। यानी कि कोई विद्यालय का शैक्षणिक सत्र चल रहा है, शैक्षणिक सत्र के शुरुआत के अंदर या शैक्षणिक सत्र के मिड अवधि के अंदर सरकार का जो टाइम पीरियड दिया होता है उस टाइम पीरियड के अंदर है, कोई विद्यालय के अंदर है, उस बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, उस बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। हम कह सकते हैं प्रवेश से मना नहीं कर सकते सत्र के स्टार्टिंग में, सत्र के मिड के अंदर जो सरकार का निश्चित टाइम पीरियड दिया गया है वहां पे। तो 15 पढ़ेंगे प्रवेश नहीं किया जा सकता, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, उस टाइम पीरियड के अंदर है। 8 में क्या सरकार के उद्देश्य थे, 8 दूनी 16 में बच्चे के उद्देश्य। 8 में क्या सरकार के ठाट थे, 8 के ठाट, 8 इंटू 2 पढ़ेंगे 16, 16 में बच्चों के ठाट आ जाएंगे, उन बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। यहां पर लेंगे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को है। 17 में क्या उन बच्चों को सताएंगे नहीं, 17 में क्या है उन बच्चों को सताएंगे नहीं, सताना नहीं है, उन बच्चों को सताना नहीं है, उन बच्चों को संताप नहीं देना है, सताना नहीं है, संताप नहीं देना। संताप कैसे होता है, सताते हैं जब बच्चे को मूर्ख बनाते हैं, कान फड़ा देते हैं, डंडा मार देते हैं, तो ये काम दंड नहीं दिया जाएगा, बच्चे का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, बच्चे का शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, किसमें धारा 17 में सताया नहीं जाएगा। अब पढ़ेंगे 18 के अंदर है, 18 मान्यता लेना है। तो कोई भी प्राइवेट स्कूल इत्यादि है वो क्या है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो मान्यता लेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब आप वोट देने जाते हो, 61वां संविधान संशोधन 1989 की बात करते हैं, तो जैसे कि बात करेंगे तो वोट देने के लिए, तो बच्चा वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो जैसे ही उम्र 18 करेंगे, जैसे बच्चा 18 साल की उम्र कवर कर देता है तो बच्चा मान्यता, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है, वो अपनी सरकार चूज कर सकता है, चुन सकता है। तो जैसे 18 साल पूरा करेगा तो उसको मान्यता मिल जाती है सरकार को चूज करने की, अपना वोट देने की। तो यहाँ पे मान्यता का उल्लेख किसमें, धारा 18 के अंदर आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा विद्यालय के मान और मानक है, विद्यालय के मान 19, यहाँ पे क्या 19 आ रहा है, धारा 19 में डबल न आ रहा है, धारा 19 में डबल न आ रहा है, मान है मानक। विद्यालय के मान और मानकों का जो निर्धारण है ना वो किसके अंदर, धारा 19 के अंदर है। नो देख लो, नए देख लो, वैसे है। अब यहां पढ़ेंगे, एक अधिक पढ़ लेना बस। धारा 20 की बात करेंगे, उसमें क्या है, केंद्र के द्वारा अनुसूची के अंदर संशोधन का जो अधिकार है, तो संशोधन का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। किसके अंदर उल्लेख पढ़ेंगे, धारा 20 के अंदर पढ़ेंगे है। अब देखिए 3 धाराएं हैं, 21, 22 और 23, 3 धाराएं इकट्ठी है, एक है 21, एक है 22 और एक है 23। इन तीनों में जो कॉमन है वो काटूं पहले मैं, देखो तीनों में 2 काट दिया, 2 काट दिया, 2 काट दिया। अब क्या है, 1, 2 और 3, यहां हम पढ़ेंगे तीनों में कॉमन वर्ड काट दिया, 2 काट दिया, 2 काट दिया और 2 काट दिया, 1 पढ़ेंगे तो विद्यालय का प्रबंधन, 1 पढ़ेंगे तो विद्यालय का प्रबंधन। एक कहते हैं स्कूल वाला संस्था प्रधान कहते हैं कि मैं अकेला विद्यालय का प्रबंधन नहीं कर सकता, मेरे एक एक करके मेरे साथ हो जाओ, एक एक करके मेरे साथ हो जाओ, हम इकट्ठे बन जाएंगे और एसएमसी बनाएंगे। तो विद्यालय का प्रबंधन संस्था प्रदान करता है, मैं अकेला स्कूल कैसे चलाऊंगा, स्कूल का मैनेज कैसे करूंगा, इसलिए मुझे क्या सारे एक एक इकट्ठे हो जाओ। तो एक एक करके इकट्ठे हो गए, एक एक करके इकट्ठे हो गए, 21 हो गए। तो अक्सर कहते हैं 21 है, तो 21 होना, 21 एक शुभ वर्ड माना जाता है, शुभ डिजिट मानी जाती है कि 21 हो गए ना, तो 21 हो गए तो विद्यालय का प्रबंधन हम कर लेंगे। तो एक एक करके इकट्ठा होकर के हम स्कूल का मैनेजमेंट करेंगे। तो एसएमसी का जो उल्लेख है वो किसके अंदर है, धारा 21 के अंदर पढ़ेंगे। ये आपके टॉपिक भी दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन कमेटी का उल्लेख किस में पढ़ेंगे, धारा 21 के अंदर है। अब 2 से 2 काट दिया, 2 बचेंगे, तो अब पढ़ेंगे 2। अब एक एक करके विद्यालय का प्रबंधन कर लिया, एक एक करके क्या हो गए, 2 हो गए, एक और एक करके हो गए 2 हो गए, और 2 और 2 क्या हो गए, हम 2 हमारे 2। तो जैसे कोई शादी होती है, 2 जने होते हैं, फिर 2 और हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, विकास ही होता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है, विकास, हम 2 हमारे 2, तो उसमें क्या विकास चलता जा रहा है, विकास हो रहा है। तो यहाँ पढ़ेंगे विकास की जो योजना, जो उनकी प्री प्लान होता है 2 से 2 होने की, वो प्री प्लान कह सकते हैं, जो प्लानिंग होती है, योजना होती है वो विद्यालय के विकास की। तो इसको 2 से जोड़ना है, हम 2 हमारे 2, या एक एक करके 2 हो गए तो उसको जोड़ लेना, विद्यालय के विकास की योजना में आ जाएगा, उल्लेख आ जाएगा।
हाँ, अब देखिए दो 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 काटे, 3 बच गया। 3 ए को मैं ए बना दूं, अहर्ता। शिक्षकों की जो न्यूनतम अहर्ता क्या है, शिक्षकों की जो योग्यता क्या है, शिक्षकों की अहर्ता का जो उल्लेख किसके अंदर, धारा 23 के अंदर है। तो धारा 23 में क्या है, शिक्षकों की अहर्ता यानी कि योग्यताओं का उल्लेख मिलेगा। अब 24 में 24 है, 24 में पढ़ेंगे शिक्षकों की चॉइस क्या है, शिक्षकों की कर्तव्य क्या है। 24 में शिक्षकों की चॉइस क्या है, शिक्षकों की चॉइस पढ़ेंगे। तो शिक्षकों की जो चॉइस पढ़ेंगे, शिक्षकों की जो कर्तव्य पढ़ेंगे, वो इसके अंदर आ जाए। 1 8 8 2 8 16 3 8 24। 1 8 में क्या है, सरकार की चॉइस, सरकार के उद्देश्य थे। 8 दूनी 16, 16 में क्या है, 16 में 8 दूनी 16 सब बच्चों की ठाठ थे। और यहां पढ़ेंगे 24 के अंदर क्या है, शिक्षकों की चॉइस, शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख आ जाएगा। बस इसको जोड़ देना। यहां पढ़ेंगे 25 में, तो यहां पे 25 में एक पै और आ रहा है। जहां देखो आपने, मैंने 3 बार जोड़ दिया, पै के 4 जोड़ा मैंने आपको, 3 बार जोड़ दिया। यहां पे एक पढ़ा 4 से, आपने क्या पढ़ा, एज के आधार पे प्रवेश। एक पढ़ेंगे पै से, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। 70 के बीच में, 70 के स्टार्टिंग के अंदर सरकार का जो टाइम पीरियड या सरकार का रेगुलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। एक पै में क्या पढ़ेंगे हम, 25 पढ़ेंगे। पै पे आ रहा है 25, 4 से प्रवेश बना दिया, 4 से 15 हो गया, 4 से क्या पढ़ेंगे 15, धारा 15 के अंदर। अब पै से क्या पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे। तो 25 में क्या है, छात्र और शिक्षक का अनुपात है। और अनुपात को क्या बोलेंगे, परसेंटेज। तो 25 में क्या, परसेंटेज। तो इस 25 को परसेंट बदलना है, इस 25 को परसेंट बदलना है कि छात्र और शिक्षक का जो परसेंटेज है वो कितना रहना चाहिए, कि 30 1 है, 35 1 है, 25 1 है, वो कितना होना चाहिए। बच्चों के ऊपर टीचर्स का जो रेशो है वो कितने होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं छात्र और टीचर्स का जो रेशो, वैसे भी क्या पढ़ेंगे ना, छात्र शिक्षक, यहां बीच में क्या आएगा, अनुपात आएगा। तो छात्र शिक्षक का अनुपात पढ़ेंगे 25 के अंदर। केंद्र और राज्य के बीच का जो अनुपात है वो किसके अंदर आएगा, 7-7। वहां पे धारा 7 के अंदर आ गया, यहाँ पे धारा 25 के अंदर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जो रिक्तियां, जो खाली पद है उनको भरा जाना। खाली पद को भरा जाना किस में आएगा, 26 में आएगा। खाली पदों को भरा जाना किस में आएगा, 26 के अंदर है। इसको सिंपल सी बातें करनी है। देखो भाई, गर्मी को महीना पड़ रही है, जेठ को महीना चलन ला रही है, और बहुत बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है, 30 लाग रही है, प्यास लाग रही है। तो अपन क्या लगा, 26 लगा, 26 में क्या लगाऊंगा, 26 लगा। और 26 लगा के जगह लगाऊंगा खाली पेट है, जगह कंठ खाली है, सुक्का है, बांगो खाली पेट भरश्या। तो यार अटकिया भरांगा। तो रिक्तियों को हम क्या करेंगे, भरेंगे। रिक्तियों को हम भरेंगे क्या लगा, 26 लगा करके 26 लगाएंगे, और उनको, लोगों को प्यास को भर देंगे, लोगों के पेट को भर देंगे। 26 में 26 से भर देंगे। यहां करना 26 को 26 से जोड़ना है, 25 में परसेंटेज को जोड़ना है, छात्र शिक्षक का परसेंटेज है, 15 में प्रवेश, और 4 के अंदर प्रवेश पढ़ेंगे, 4 में एज के आधार पे आ जाएगा। तो सिंपल सा है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा यहाँ पे। अब पढ़ेंगे, वहां आपने पढ़ा 17 के अंदर है, छात्र को सताया नहीं जाएगा, यहां पढ़ेंगे 27 है, यहां पढ़ेंगे 27 है, 27 के अंदर। तो इसको भी 27 को किसे जोड़ना, स्ताना से है। 27 को जोड़ेंगे स्ताना से, कि जो टीचर्स है उनको शिक्षा के अलावा को अन्य जो गैर शैक्षणिक काम है उसके अंदर सताया नहीं जाएगा। शिक्षकों को कोई ड्यूटी हो गई, कोई अन्य काम हो गया, शिक्षकों को कोई सरकार की योजना कह सकते हैं, या कोई अन्य काम हो गया, पशुगणना की बात करेंगे, या कोई अन्य मोबाइल की काम बात करेंगे, तो टीचर्स को क्या है, और काम में नहीं लगाया जाएगा जो शिक्षा के अतिरिक्त है। तो शिक्षक को क्या है, गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाया जाएगा। तो स्ताना पढ़ेंगे किसके अंदर आ जाएगा, 27 के अंदर आ जाएंगे। 27 में पढ़ेंगे, धारा किसके अंदर आ जाएगा, स्ताना के अंदर पढ़ देंगे, यहां पे है। और अब पढ़ेंगे 28 के अंदर। 28 में पढ़ेंगे क्या है, ट्यूशन का निषेध है। 28 में जो पढ़ेंगे तो वह किसका है, ट्यूशन का निषेध है। 28 में क्या है, ट्यूशन का निषेध पढ़ेंगे है। अट्ठाईस में क्या पढ़ेंगे, ट्यूशन का निषेध पढ़ेंगे अपने। तो 28 के अंदर आ जाएगा ट्यूशन का निषेध है। अक्सर इसको किस प्रकार से याद करेंगे, सिंपल सा फंडा इसके बारे में। मतलब क्या है कि जो प्राइवेट जो ट्यूशन है, प्राइवेट जो ट्यूशन है उसमें वो नहीं पढ़ाएगा। जैसे कोई टीचर्स पढ़ेंगे, जैसे कोई 8वीं क्लास का टीचर है, 10th क्लास का टीचर है, तो वो क्या है, 10th क्लास जो स्टूडेंट है उनको प्राइवेट कोचिंग, उनको प्राइवेट ट्यूशन है वो नहीं देगा। तो विशेष तौर पर कह सकते हैं कि अठक एक है, मतलब उनकी ड्यूटी है वहां पे पढ़ाने की, स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, तो वो क्या है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। तो 28 को अठक एक रह रहे हैं, क्या बोल दे कि अटमाल को टीचर से है प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो उसको बोलेंगे तो अठक एक रह रहे, ड्यूटी बैठा है, अठक एक रह रहा है, 8 बोले तो 28 आ जाएगी यहाँ पे है। और धारा जो 29 पढ़ेंगे, धारा 29 पढ़ेंगे, धारा 29 के अंदर
क्या है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का उल्लेख है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का उल्लेख पढ़ेंगे। देखो गुरु जम्बेश्वर जी के जो 29 रूल थे, गुरु जम्बेश्वर जी के जो 29 रूल थे ना, वो एक प्रकार से क्या थे, इंसान का मूल्यांकन के ही थे कि इंसान है सदाचार का पालन करे, सरोकार बने, सामाजिक बने, सेवाभावी बने, और क्या है ईश्वर की भक्ति पे ध्यान दे, और दान पुण्य के भागीदार बने, और बुरे जो काम है उनको त्यागे और अच्छा काम करे, पेड़ पौधों को न काटे, जीव हत्या को न करे। गुरु जाम्बो जी के 29 रूल हम कह सकते हैं मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करने के लिए थे कि इंसान अच्छी प्रकार से जीवन जी पाए, अच्छी प्रकार से सेवा भावना करे। तो 29 जो रूल कह सकते हैं वो इंसान का मूल्यांकन करने के लिए। तो पाठ्यक्रम और उनका मूल्यांकन की बात करेंगे तो धारा किस में आ जाएगा, धारा 29 में। सिंपल सी बात आ जाएगी है। और अब इसके बाद धारा जो 30 है ना, धारा जो 30 पढ़ेंगे, इसमें क्या है, बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। धारा 30 के अंदर क्या पढ़ेंगे, जो बोर्ड की परीक्षा है वो इसके अंदर नहीं होगी। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के इसमें क्या है, बोर्ड की परीक्षा नहीं का उल्लेख पढ़ेंगे। और अब है धारा 31 के अंदर है, 31 में एक, 31 में 31 में एक, तो आरटी की मॉनिटरिंग होगी। तो आरटी की मॉनिटरिंग होगी। तो देखो मॉनिटर क्या होता है, एक होता है, मॉनिटर क्या होता है, एक होता है। 21 में एक होता है, मॉनिटर क्या होता है, एक होता है। तो मॉनिटर होता है, मॉनिटरिंग करेगा, उसका सुपरविजन करेगा, वो एक करेगा। तो मॉनिटरिंग करेंगे वो एक होता है, यहाँ पढ़ेंगे है। अक्सर शिकायतों की बात करें, शिकायतें होती है, और इंसान की जो कहते हैं कि बार बार पे शिकायतें करती है। तो शिकायत जो करती है वो 32 यानी कि जीभ के अंदर जो 32 हमारे दांत होते हैं, दांतों के अंदर जो जीभ रहती है, जीभ क्या करती है, शिकायत करती है, अणो कर दियो, बण वो कर दियो, बण वो कर दियो, बण वो कर दियो। तो अक्सर क्या है 32 पढ़ेंगे, 32 भी जो जीभ होती है वो क्या करती है, शिकायतें करती है। तो उन शिकायतों को क्या है वो दूर कर देती है। शिकायतों को दूर कर देना, बस एक ट्रिक जोड़ना, कुछ नहीं करना, आपको याद करना है बस। यहाँ पे है देखो 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। और 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। और 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। तो सलाहकार दोनों में आ जाएगा, सलाहकार दोनों में आ जाएगा। राष्ट्र पढ़ेंगे तो क्या नाम पढ़ना है, भारत का पढ़ेंगे। राज्य पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का पढ़ेंगे। और 3 से घटा 3 घटा 3। भारत में कितने वर्ड है, शब्द है 3 है बस। तो भारत में कितने, 3। तो आपसे पूछ रहे, कंफ्यूज नहीं होना कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस में है, धारा 23 के अंदर है। राज्य पढ़ेंगे तो राज्य की बात, राजस्थान 1 2 3 और 4, कितने वर्ड है, 4 वर्ड। आधा तो सहमति मानो 4 वर्ड आ जाएंगे। तो राज्य का 4 बोले तो 4 वर्ड आ जाएंगे, 3 बोले तो 3 भारत आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, धारा 33 के अंदर भारत का सलाहकार परिषद बनेगा, 34 में क्या है, राज्य का सलाहकार परिषद बनेगा। इस तरीके से याद कर लो, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। अब है 35 है, तो कहते हैं ज्यादा 3 5 ना कर, ज्यादा 3 और 5 ना। अक्सर बोल देते हैं कोई व्यक्ति ज्यादा मान लो बीच में चौधर करता है, बीच में बोलता है, तो बोलते हैं ज्यादा 3 5 ना कर। तो मान लो कोई व्यक्ति निर्देश देता है कि ये ना करो बिया करो, ये ना करो बिया करो, ऐसे बोल देते हैं। तो कोई व्यक्ति कहेगा ज्यादा 3 5 ना कर, 3 5 बोले तो 35 ना करें, ज्यादा निर्देश ना दो फालतू में। और 36 की बात करेंगे, 36 में क्या, अभियोजन से पूर्व मंजूरी है। मान लो किसी का रिश्ता करते हैं, तो रिश्ता करते हैं, मान लो किसी का रिश्ता करते हैं, बनती नहीं है, बीच में दोनों की मतलब अनबंध रहती है। तो कहते हैं ना कि अनबंध रहती है, कोई गुण मिले नहीं, और किसी के मिल जाते हैं तो 36 के 36 गुण मिल गए। तो 36 के 36 गुण मिल जाते हैं तो पूरी की पूरी लाइफ मंजूरी मिल जाती है। 36 के 36 गुण मिल जाते हैं तो पूरी पूरी 7 जन्मों का वचन है वो निभा जाते हैं, 7 वादों तक निभाते हैं, 7 जन्मों तक निभाते हैं। तो 36 के 36 गुण मिल जाते हैं तो उनको क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई भाई। और 37 के अंदर है संपत है, 37 में संपत। वहां पीछे आपने धारा पढ़ा था, हाँ 17 पढ़ ली थी ना, धारा 17 पढ़ ली थी, वहां पे धारा 27 पढ़ी थी, धारा यहाँ पे 37 पढ़ ली। और धारा किस में पढ़ी आपने, 7 में पढ़ी। धारा 7 पढ़ी थी आपने, धारा 37 पढ़ी है, 17 पढ़ी है, धारा 37 पढ़ी है। इन सभी के बारे में उल्लेख है। धारा 7 में क्या, टीचर्स को सताएंगे नहीं। धारा 17 के अंदर क्या है, बच्चों को सताएंगे नहीं। और धारा 7 में क्या है, केंद्र और राज्य साथ साथ। यहाँ सिंपल फंडा पढ़ा, केंद्र और राज्य साथ साथ। यहाँ पढ़ा कहाँ पे वो, हाँ 37 में पढ़ेंगे। तो धारा 37 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या, संपत है तो अलग अलग है। धारा 7 में पढ़ेंगे केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 की रहेगी। 17 के अंदर बता ही दिया आपको, बच्चों को सताएंगे नहीं। 27 के अंदर है टीचर्स को गैर शैक्षणिक काम में सताएंगे नहीं, तड़पाएंगे नहीं, काम में नहीं लगाएंगे। और धारा 37 में क्या, 37 संपत, 37 संपत, 37 संपत है
कि सद्भावना से, संपत्ति से, भाईचारे से संरक्षण करना है। और इसके बाद में 38 गवर्नमेंट की नियमावली है। 39 में नया आ रहा है, 39 में नया आ रहा है, कठिनाइयों को नो, वहां पे 19 में भी नया आया। तो धारा 19 में क्या, विद्यालय के मान और मानक आए थे, कुछ इस प्रकार से पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पे जो आपको डीप पढ़ना है। सबसे पहले आरटी 2009 की रूपरेखा मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले आरटीई 2009 के बारे में कंप्लीट जानकारी। सबसे पहले 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद में एक बिल पेश किया। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 18 मार्च 1910 को बिल पेश किया, जिसे गोखले बिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद में इसका क्या टारगेट था, उद्देश्य था? इसमें क्या था? प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करना था। और ये जो बिल आया था, ये आया था 18 मार्च 1910 को आया था। अब आ गए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता कहते हैं। वो किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता। वर्धा योजना पढ़ेंगे तो यहां पढ़ेंगे अक्टूबर 1937 के अंदर आई थी। वर्धा योजना आई थी अक्टूबर 1937 में। बुनियादी शिक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन को बनाया गया था। और इन्होंने शिक्षा का नाम नई तालीम दिया था। और इसमें 7 साल तक की शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होने की बात कही। वापस पढ़िएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बुनियादी शिक्षा के लिए जो कमेटी बनी थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को बनाया गया। कितने एज के लिए? 7 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होने की बात कही थी इन्होंने। और इसका नाम क्या दिया इन्होंने? नई तालीम दिया शिक्षा को। नेक्स्ट, बुनियादी जो शिक्षा पढ़ेंगे 7 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, उसके कुल 3 हम कह सकते हैं पॉइंट या स्तंभ कह सकते हैं। एक तो है 7 वर्ष तक की शिक्षा, दूसरी क्या उस मातृभाषा के अंदर हो, तीसरी पढ़ेंगे वो हैंडीक्राफ्ट क्या है, हस्तशिल्प आधारित शिक्षण के ऊपर भी इसमें केंद्र बिंदु पे प्रभावी रहेगी। यहाँ विशेष, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, लेकिन शिक्षा को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को दे दी गई। और 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। तो शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। और कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको बना दिया। 1990 में थाईलैंड में सभी के लिए शिक्षा हेतु एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और 1992 में यूएनओ के द्वारा बच्चों के अधिकार से संबंधित एक बाल अधिकार का चार्टर दिया गया था। और इसके तहत 18 साल से कम आयु वाले बालकों की शिक्षा को अनिवार्य करने की बात कही गई। और नोट, भारत इस बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 135वां देश बना। यह प्रश्न भी आ सकता है कि यहाँ पे यूएनओ के द्वारा बच्चों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक बाल चार्टर दिया गया था, उसमें भारत चार्टर के ऊपर सिग्नेचर करने वाला कौन सी कंट्री थी? भारत की 135वीं कंट्री थी। और आरटी की संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है? मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 45 और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 एक्ट में राज्य के वित्त पोषित तथा समतापूर्ण एक सुलभ शिक्षा का प्रावधान था। शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति ने रिपोर्ट दी थी। तो पहली जो आधिकारिक दस्तावेज है वो दिया राममूर्ति समिति ने। कब? 1990 के अंतर दिया। नेक्स्ट, 1993 में 19 कृष्णन ने जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि शिक्षा अनुच्छेद 21 से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा अनुच्छेद 21 से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताप्स मजुमदार कमेटी 1990 की स्थापना की गई, जिसमें अनुच्छेद 21(1) को शामिल कर लिया। तो ये भी दोनों अच्छे फैक्ट देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन की पॉइंट है, इनको हाईलाइट कर लिया करो, अलग से लिख लिया करो। कई बड़ी बड़ी बातें छोटी बातों के अंदर बड़ी काम की बातें आ जाती है। अब बात करेंगे 2002 में भारत के संविधान में 86वें संविधान के द्वारा संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया। ये देख लेना वापिस। कब? 2002 के अंदर भारत के संविधान में 86वें संविधान के द्वारा संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। इसी संशोधन में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, जिसमें क्या था? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 और अन्यथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए एक यहाँ पढ़ेंगे अनुवर्ती कानून का प्रावधान किया गया।
नेक्स्ट पढ़ेंगे अब आरटी के कालक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सारणी देखिएगा आरटी के जो कालक्रम को पीरियड को देखेंगे। सबसे पहले आरटीई 2009, यह राज्यसभा में पढ़ेंगे। राज्यसभा में सबसे पहले पारित कब हुआ? 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा में यह 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। और राष्ट्रपति के द्वारा, अच्छा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा 26 अगस्त 2009 को इसके ऊपर है सिग्नेचर कर दिए गए। और अब आगे चलेंगे। गजट प्रकाशन, गजट प्रकाशन 27 अगस्त 2009 की एक्ट लागू गजट प्रकाशन 27 अगस्त 2009 को एवं एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। नोट, यह अधिनियम भारतीय गणराज्य में 60वें वर्ष का 35वां अधिनियम था। ध्यान सुनिए, वापिस सुनिएगा, यहां पढ़ेंगे गजट प्रकाशन कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को, और एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष का 35वां अधिनियम था। आरटी 2009 के मूल अधिनियम है, ये अच्छा प्रश्न है, मेन बातें हैं। आरटी जो 2009 है, इसके मूल अधिनियम में और वर्तमान की बात करेंगे उसमें कितनी है? तो मूल अधिनियम में कुल 7 तो अध्याय हैं, 38 धाराएं थी और 1 अनुसूची थी। लेकिन कालांतर में इस अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुए हैं? इसमें 3 संशोधन हो चुके हैं। सबसे पहला संशोधन 2012 में, फिर 2017 के अंदर, फिर 2019 में। 2012 में पढ़ेंगे 6 धाराएं, कौन कौन सी? 1, 2, 3, 21, 22, 25, इनमें क्या संशोधन हुआ? जबकि जो एक धारा है वो नहीं जोड़ी गई थी, कौन सी? 39वीं धारा जोड़ी गई, जो कठिनाइयों को दूर करना मैंने पीछे करा दिया आपको ट्रिक में। वर्ष 2017 के अंदर धारा जो 23 है ना, इसमें संशोधन किया गया 2017 के अंदर। और इसके अलावा पढ़ेंगे शिक्षकों के लिए न्यूनतम अहर्ता जो आपको बताई थी। धारा 19 की बात करेंगे, धारा 19 के वर्ष 2019 की पढ़ेंगे, उसमें क्या था? धारा 16 और धारा 38। धारा 16 और धारा 38 में क्या संशोधन किया गया? नोट, वर्तमान में, ये मैंने है, वर्तमान में कुल 7 तो अध्याय हैं, 39 धाराएं हैं और 1 क्या इसके अंदर अनुसूची है। और अब चलेंगे जो मेन बातें, मूल जो आरटी की बात करूंगा, तो अध्याय 1 में प्रस्तावना प्रारंभिक पढ़ेंगे, धारा 1 और धारा 2 इसके अंदर समाहित है। जबकि अध्याय जो 2 पढ़ेंगे उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये धारा 3 से लेकर के धारा 5 तक का इसके अंदर उल्लेख है। अध्याय 3 पढ़ेंगे, इसमें क्या है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिताओं के जो कर्तव्य आ जाते हैं उनका उल्लेख मिलेगा, धारा 6 से लेकर के धारा 11 तक का। और जो अध्याय 4 है, इसमें क्या है? शिक्षकों एवं विद्यालयों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका उल्लेख है, धारा 12 से लेकर के धारा 28 तक का। और अध्याय 5 की बात करेंगे, उसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा कवर किया जाना है, ये धारा 29 और धारा 30 के अंदर है, पाठ्यक्रम उसका मूल्यांकन आ जाएगा। और इसके बाद में अध्याय जो 6 है ना, उसके अंदर क्या है? बालकों के अधिकारों का जो संरक्षण है, ये धारा 31 से लेकर धारा 34 तक है। और इसके बाद में जो अध्याय 7 है ना, उसमें क्या? प्रकीर्ण यानी कि अन्य जो विशिष्ट बातें हैं, ये धारा 35 से लेकर धारा 39 तक है। और नेक्स्ट, अब जो नवीनतम संशोधन हुआ है वो एक बार नजर डाल दीजिए, वो क्या काम का है, उसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले नवीनतम संशोधन कब हुआ? 21 दिसंबर 2024 को, और इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 16 दिसंबर 2024 को। इसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्या है? आरटी, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसमें संशोधन किया गया नियम 2024 में, और ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे। नंबर 2, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतस्थापित किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट, केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार नियम 2010 में संशोधन किया है, 2010 में संशोधन किया है, जिसके तहत राज्यों को कक्षा 5वीं और 8वीं तक के छात्रों के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है। 5वीं और 8वीं तक के बच्चों के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है राज्यों को। और साथ ही अगर वे बच्चे फेल हो जाते हैं तो उन्हें रोकने का विकल्प भी दिया गया है। और यह संशोधन आरटीई अधिनियम में 2019 के संशोधन के 5 साल के बाद में आया है।
और जिसमें नो डिटेशन नीति को खत्म कर दिया गया था। ध्यान रहे, यह संशोधन आरटी रूल 2010 भारत सरकार के नियमों में पारित किया गया है और आरटी एक्ट 2009 में नहीं। ध्यान वापस सुन लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लेना, यह आरटी एक्ट 2009 में नहीं है, यह संशोधन आरटी रूल 2010 में भारत सरकार के नियमों में किया गया है, न कि यह आरटी एक्ट 2009 के अंदर। दोबारा पढ़ लीजिए, फिर आप कल को फिर चैलेंज करोगे। राजस्थान आरटी रूल 2011 के नियम 16 में पहले यह किया जा चुका है। और अब इसके बाद एक गजट अधिसूचना या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद में यदि कोई बच्चा समय के ऊपर अधिसूचित पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे 2 महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर बच्चे को दिया जाएगा। 2 महीने का टाइम पीरियड है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला बच्चा फिर से पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो। ठीक है, बच्चे को रोके रखने के दौरान कक्षा का शिक्षक बच्चों के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बच्चे के माता पिता का मार्गदर्शन करेगा और मूल्यांकन के जो विभिन्न चरण हैं उनमें सीखने के अंतराल की पहचान करने के बाद में विशेष जानकारी भी प्रदान करेगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में नहीं निकाला जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अकॉर्डिंग अधिसूचना केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस स्कूल और सैनिक स्कूल सहित केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 3000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी। यदि चूंकि स्कूल शिक्षा एक राज्य का विषय है इसलिए राज्य क्या है इस संबंध में अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। दिल्ली सहित 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन 2 कक्षाओं के लिए नो डिटेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। और अब है अध्याय फर्स्ट, प्रारंभिक, जो टाइटल कह सकते हैं। हम धाराओं पे आते हैं, 7 अध्याय 39 धाराएं उस पे आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अध्याय 1 के अंदर, प्रारंभिक के अंदर पढ़ेंगे धारा कौन सी 1। धारा 1 में क्या है, शीर्षक यानी कि संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार क्या और प्रारंभ है उसका पढ़ेंगे। तो धारा 1 में पढ़ेंगे नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, टाइटल आ जाएगा। और संपूर्ण भारत में लागू होगा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद में संपूर्ण भारत में लागू होगा। केंद्र सरकार अलग से गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एक्ट लागू करने की तिथि जारी करेगी 1 अप्रैल 2010। और वर्ष 2012 में संशोधन के द्वारा उपधारा कौन सी जोड़ी गई है, 4 और 5 इसमें जोड़ी गई है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन रहते हुए लागू होगा। और यह अधिनियम मदरसा, वैदिक पाठशाला, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी संस्था के ऊपर यह लागू नहीं होगा। इसको अच्छे से देख लेना। कई बार क्या चारों कथन देकर के चारों सही है या 3 सही है उसमें एक प्रश्न इसका पढ़ सकता है। तो यह वैदिक पाठशाला, मदरसा, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी संस्था के ऊपर यह लागू नहीं होगा। और नेक्स्ट है धारा 2। धारा 2 पढ़े, 2 शब्द बोलना है, 2 परिभाषा बोलनी, शब्दावली पढ़ेंगे। तो यहां पढ़ेंगे समुचित सरकार, ऐसा विद्यालय जो केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के द्वारा स्थापित, नियंत्रित या संचालित होता है, उसके लिए समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। इसकी उपखंड 2 की बात करें, उपखंड फर्स्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी विद्यालय, यदि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में कोई विद्यालय के लिए समुचित राज्य सरकार होगी। नेक्स्ट है यदि विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में कोई विद्यालय है, किसके अधीन, विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में कोई भी स्कूल है तो समुचित जो संघ राज्य क्षेत्र की सरकार होगी। बालक के लिए पढ़ेंगे 6 से लेकर 14 वर्ष तक, प्रारंभिक शिक्षा पढ़ेंगे 1 से लेकर के 8 तक के लिए यह प्रभावी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति शुल्क या कैपिटेशन शुल्क है। तो निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान या डोनेशन या सहायता जो इसके अंदर है। और ये बालक पढ़ेंगे 6 से लेकर 14 वर्ष से बालक या बालिका के लिए। और इसके बाद पढ़ेंगे अलाभित असुविधाग्रस्त समूह का बालक, तो इसमें पढ़ेंगे SC और ST, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालक आ जाएंगे, SC वर्ग के भी आ जाएंगे और ST वर्ग के भी आ जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालक आ जाएंगे, या फिर एक समुचित सरकार के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या अन्य कार्य के आधार पर अधिसूचना के द्वारा सरकार अलाभित समूह के जो बच्चे सरकार लिस्ट जारी करती है वो बच्चे आ जाएंगे। वर्ष 2012 के संशोधन के बाद में सुविधायुक्त समूह के बालकों में कौन से जोड़े गए हैं, निःशक्त बालक CWSN को भी शामिल किया गया। ये अच्छा प्रश्न है।
तो इसमें जो निःशक्त बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हम कह सकते हैं, निःशक्त जो बच्चे हैं उनको भी, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट है उनको शामिल कब से किया गया है, तो यह जो शामिल जो किया गया है वो 2012 के संशोधन के पश्चात में जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है इस समूह बालक, यानी कि जो असुविधाग्रस्त समूह के बालक उसके अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राजस्थान सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके 2022-23 के लिए निम्नलिखित बालकों को सुविधाग्रस्त समूह के बालकों में रखा गया है। वो कौन कौन से बच्चे हैं, कई बार लिस्ट पूछ लेते हैं, वो कौन से समूह के उपयुक्त सभी है। तो सबसे पहले SC ST आपके निःशक्त बालक CWSN आ जाएंगे, अनाथ बालक आ जाएंगे, युद्ध विधवा का बच्चा आ जाएगा, बीपीएल अभिभावक के बच्चे आ जाएंगे, DBC पिछड़ा वर्ग आ जाएगा, यहाँ पढ़ेंगे SBC विशेष पिछड़ा वर्ग आ जाएगा, और OBC है, ठीक है। और अभिभावक की आय सीमा अधिकतम कितनी हो, 2.5 लाख रुपए तक हो, और HIV व कैंसर से पीड़ित बालक या फिर HIV व कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक, तो ये सारे बच्चे आ जाएंगे जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके 2022-23 के लिए निम्नलिखित बच्चों को सुविधाग्रस्त समूह के बच्चों में रखा है। अब है दुर्लभ वर्ग का बालक, यानी कि वीकर सेक्शन के बच्चे कौन से, तो समुचित सरकार के द्वारा निर्धारित आय की न्यूनतम सीमा से कम आय वाले अभिभावक या संरक्षक के बालक, जो राजस्थान सरकार ने कितनी कर रखी है, 2.5 लाख रखी है, तो जिनकी पूरे साल की इनकम 2.5 लाख से कम होना, तो वो दुर्लभ वर्ग के अंदर आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, यह कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा है। स्थानीय प्राधिकारी, नगर परिषद, जिला परिषद, स्थानीय, ग्राम, नगर, शहर का कोई भी बालक या संस्था जिसमें विद्यालय पर नियंत्रण के लिए कानून के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है। और आप पढ़ेंगे विद्यालय, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा नियंत्रित स्वामित्व अधीन संचालित विद्यालय, सरकारी विद्यालय, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा आवर्ती खर्चे के लिए असक्त पूर्णतः अनुदान प्राप्त विद्यालय, और खास श्रेणी निर्दिष्ट वर्ग आ जाएगा, और इसके अलावा स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल आ जाएंगे, और निजी विद्यालय भी आ जाएंगे। और अनुवीक्षण प्रोसेस, यहां पढ़ेंगे बालकों को प्रवेश के समय छंटनी करने की प्रक्रिया होगी, जैसे प्रवेश परीक्षा लेना, बालकों को प्रवेश के समय छंटनी करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है खास कैटेगरी, वे निर्दिष्ट प्रवर्ग, इसमें खास कैटेगरी के अंदर स्कूल आएंगे, नवोदय विद्यालय आ जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय आ जाएंगे, सैनिक स्कूल आ जाएंगे, या समुचित सरकार के द्वारा विशिष्ट लक्षणों के कारण घोषित स्कूल है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2 में पढ़ेंगे धारा 3 फ्री, इसमें क्या RTE निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। धारा 4 में पढ़ेंगे प्रवेश का अधिकार, धारा 4 मैंने कराया प्रवेश का आधार, धारा 5 में क्या हाथ में TC पकड़ा दी, तीनों बातें आ जाएगी, अध्याय 2 में है। धारा 3 में पढ़ेंगे 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को नजदीक के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। कोई भी बालक ऐसे शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टी डिसेबिलिटी, बहुनिःशक्तता या गंभीर निःशक्तता, यहाँ वाले जो बच्चे हैं उनको घर आधारित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें क्या है, जो बच्चे मल्टी डिसेबिलिटी के अंदर है या बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी के अंदर है, तो उनको घर के ऊपर भी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। यह वर्ष 2012 के बाद में संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है। और यहाँ पढ़ेंगे धारा 4 में प्रवेश नहीं लेने वाले प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले बालकों के लिए विशेष प्रावधान है। तो इसमें क्या है, धारा 4 में प्रवेश का जो आधार है वो क्या, आयु है। जैसे 8 वर्ष की बात करेंगे तो कक्षा 3 के अंदर है, 8 वर्ष का बच्चा कक्षा 3 के अंदर है, 9 वर्ष का बच्चा कक्षा 4 के अंदर है, और 10 वर्ष का बच्चा कक्षा 5 के अंदर है। तो एज के आधार पर बच्चे का प्रवेश है। आयु के आधार पर प्रवेशित बालक को अन्य बालकों के समान अधिगम स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा, ताकि जो अन्य एज के बच्चे हैं उनमें एज का गैप ना आए, उनको अधिगम के उस लेवल तक लाने के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, विशेष कोई ब्रिज कोर्स ला करके उन बच्चों को उनके समकक्ष लाया जाएगा। नेक्स्ट, प्रवेशित बालकों को जो बच्चे एडमिशन किया गया है उन बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद में भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब है बालक का अधिकार। बालक का जो अधिकार धारा 5 में पढ़ेंगे TC, तो अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण है। तो यदि जो बच्चा है, बच्चे कोई मान लो 5वीं क्लास पास कर गया है, स्कूल प्राइमरी या 6ठी क्लास में आगे प्रवेश लेना है, तो संस्था प्रदान बच्चे को TC प्रदान करेगा, या किसी कारणवश राज्य के भीतर कहीं बच्चा बाहर स्थानांतरित होता है तो बच्चे को TC प्रदान करेगा। तो इसमें क्या है, TC देने का जो उल्लेख है धारा 5 के अंदर। अब है स्थानांतरण प्रमाण TC का, बिना विलंब के जो हेडमास्टर द्वारा TC जारी करनी होगी। TC के लिए मना करने पर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही होगी। TC में विलंब या प्रवेश के लिए मना करने का कारण नहीं बन सकता।
अब पढ़ेंगे धारा 8 के अंदर, धारा 8 के अंदर पढ़ेंगे ठीक है। धारा 7 का मैंने बता ही दिया ना, धारा मैंने 7 का बता ही दिया आपको, धारा 7 का मैंने बता ही दिया। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य का जो साझेदारी या संयुक्त साझेदारी पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य की संयुक्त साझेदारी पढ़ेंगे, संयुक्त साझेदारी है। तो आरटी के संचालन के लिए केंद्र और राज्य का जो साथ साथ मिलकर के इसको संचालित करेंगे, दोनों की जो भागीदारी मैंने पीछे बताई दी थी कितनी है, 60 और 40 की पढ़ेंगे। तो धारा 7 में क्या हम साथ साथ है, केंद्र राज्य दोनों साथ साथ मिलकर के इसको रन करेंगे, चलाएंगे। जो फंडिंग होगी, जो वित्त पैटर्न होगा वो दोनों का बराबर पढ़ेंगे। वैसे है कितना, 60 और 40 का पढ़ेंगे, धारा 7 के अंदर पढ़ेंगे। अब धारा 8, धारा 8 में क्या है, समुचित सरकार का कर्तव्य। धारा 8 में हमने पढ़ा सरकार के ठाट, धारा 8 में सरकार के ठाट पढ़े थे, सरकार के ठाट। तो इसमें पढ़ेंगे सभी बच्चों यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक उपलब्ध सरकार करवाएगी। परंतु यदि माता पिता संरक्षक यदि बच्चे को किसी निजी स्कूल में या किसी गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं तो उन पर आने वाले खर्च के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार के समक्ष दावा नहीं किया जा सकता, ध्यान दे लेना। और इसके बाद में स्पष्टीकरण, अनिवार्य शिक्षा पद से अर्थ है समुचित सरकार का दायित्व है क्या, एक तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, नंबर पॉइंट 1। नंबर 2 क्या है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक का अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करें, ठीक है। और इसके बाद में बच्चे को शिक्षा के लिए उसके आसपास स्कूल उपलब्ध करवाना, 1 किलोमीटर की दूरी प्राइमरी, 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर है अपर प्राइमरी। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट क्या है, कमजोर व पिछड़े वर्ग के बालकों को प्रति भेदभाव न हो, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में कोई बाधा न आए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय का भवन हो गया, शिक्षक, शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता भी करवाना सुनिश्चित करना है। आयु के अकॉर्डिंग कक्षा में प्रवेश दिया गए बालकों को अन्य बालकों के समान लेवल तक, उसके समान अपेक्षित शैक्षिक स्तर तक, बौद्धिक स्तर तक लाने के लिए कोई विशेष प्रकार की ट्रेनिंग, कोई ब्रिज कोर्स इत्यादि भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट, मान लो कोई बच्चा है, अभी मान लो कोई बच्चा 10 साल का बच्चा है, 10 वर्ष का बच्चा है, तो वैसे वो 5वीं क्लास में प्रवेश है, लेकिन मान लो उसको 3री क्लास में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके बराबर लाने के लिए कोई विशेष कोर्स इत्यादि भी करवाया जाएगा बच्चे को अधिगम स्तर पे लाने के लिए। छठा, प्रत्येक बालक का स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करेगा। और अनुसूची में तय किए गए मानकों के अकॉर्डिंग सही गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना होगा। बाकी तो नॉर्मल पॉइंट कर ही लोगे आप। धारा 9 में क्या है, नो अधिकारी का मना करना, नो हम कह सकते हैं। तो अधिकारी मना नहीं करेगा, नो नहीं करेगा, हम कह सकते हैं। स्थानीय जो प्राधिकारी के कर्तव्य क्या है, स्थानीय प्राधिकारी के जो कर्तव्य पढ़ेंगे, समुचित सरकार के कर्तव्य ही स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य होते हैं, सेम टू सेम आ जाएंगे। प्रवास करने वाले परिवारों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना, विद्यालय कार्यों की मॉनिटरिंग करना और शैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर वो तैयार करना। धारा 10 दिनों की चाहिदा है, हम कह सकते हैं माता पिता अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य है। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य जिम्मेदारी होगी कि वो उनके बच्चों को आसपास के विद्यालय में प्रवेश दिलाएं और नियमित विद्यालय भेजें। तो नियमित विद्यालय भेजेंगे, 10 बस पे भेज सकते हैं, 10 बस भेज देंगे, डेली स्कूल बच्चों को भेजना वो भी कह सकते हो। धारा 11 के अंदर मैंने बताई दिया, आंगन में चलाते हैं बच्चे को, पहली बार आंगनवाड़ी भेजने का आ जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा है तो समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। तो हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी के लिए बच्चे के लिए जो व्यवस्था करना है वो किस में, धारा 11 के अंदर आ जाएगा। तो 3 साल से ऊपर और 6 वर्ष से कम, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु बाल बच्चों के लिए आंगनबाड़ी इत्यादि की व्यवस्था करना। और यहां पढ़ेंगे अध्याय 4 में, अब आ जाएगा अध्याय कौन सा, 4, विद्यालय और शिक्षकों के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, विद्यालय और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। धारा 12 में बाहर नहीं कर सकते, मैंने बता ही दिया, 12 में बाहर नहीं कर सकते। निःशुल्क आरटी के अंदर विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा क्या है। समुचित सरकार के द्वारा स्थापित या संचालित विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालकों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। निजी विद्यालय के द्वारा पहली कक्षा में कुल बच्चों के 25% को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। टोटल बच्चों में से 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। निजी स्कूल में विद्यालय पूर्व शिक्षा
3 से लेकर के 6 वर्ष भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती। ध्यान दे लेना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा निजी जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 3 से लेकर 6 वर्ष के जो शिक्षा बच्चों की है ना, वो भी इसके अंदर ही शामिल है। आपके सोचोगे इसमें है नहीं, वो भी इसके अंदर शामिल है। प्रत्येक स्कूल या स्थानीय सरकार या प्राधिकारी के द्वारा चाहिए गई सूचना या जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भी बाध्य है। और निजी स्कूल कह सकते हैं को कमजोर या पिछड़े वर्ग के न्यूनतम 25% बच्चों को प्रवेश देने के बदले सरकार क्या करती है, उनको राशि भी उपलब्ध करवाती है। और ये आ जाएगी सारी यहाँ पे देख लेना। और अब है धारा 13 में तेरी फीस नहीं लगेगी। धारा 13 तेरी फीस नहीं लगेगी। यहाँ पे प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रोसेस प्रक्रिया का नहीं होना। यहाँ पे कोई भी स्कूल या व्यक्ति बालक को प्रवेश देते समय किसी प्रकार की फीस या पैसा नहीं लेगा। बच्चों को प्रवेश देने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, ना कोई फीस ली जाएगी, इसके अंदर आ जाएगा। और कोई स्कूल या व्यक्ति इस उपखंड 1 का उल्लंघन करेगा तो कै में क्या है, प्रति व्यक्ति, कै में क्या है, प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो उस पर प्रवेश शुल्क से 10 गुना की राशि तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनके साथ आजकल का D% भी आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति फीस लेता है तो उसको प्रवेश शुल्क से 10 गुना राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई प्रवेश परीक्षा ली जाती है तो पहली बार 25,000 रुपये जुर्माना, और उससे आगे की परीक्षा ली जाती है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोनों फैक्ट आ जाएंगे। एक तो फीस लेते हैं 10 गुना फीस, कोई प्रवेश परीक्षा लेते हैं तो पहली दफा 25,000, सेकंड दफा 50,000 रुपये की जुर्माना लिया जा सकता है। धारा 14 में पढ़ेंगे। धारा 14 में क्या है, धारा 14 में क्या है, प्रवेश के लिए आयु का साक्ष्य है। धारा 14 में क्या है, प्रवेश के लिए आयु का साक्ष्य है। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु का निर्धारण जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के नियमों के अनुसार हम पढ़ेंगे किए गए दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। किसी भी बालक को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी बालक को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें ये कर लेना 1986, ठीक है। तो ये मेन बात है, किसी भी बालक को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। मेन बात ये है। तो 14 के अंदर है प्रवेश इनकार नहीं किया जा सकता। मेन बात क्या है, उस बच्चे का जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 15 में है प्रवेश से इनकार न किया जाना। बालक को शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या उस अवधि के दौरान जो तय प्रवेश सीमा होती है, जो भी हो सरकार के द्वारा की जाती है, पर तो किसी भी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा और ऐसा प्रवेश तथा अवधि के बाद भी किया जाना आवश्यक है। परंतु यदि बालक को तय अवधि के पश्चात प्रवेश दिया जाता है तो उसे सरकार के द्वारा किए गए तरीके से अपना अध्ययन पूरा कराया जाएगा। नोट फर्स्ट पढ़ेंगे। राज्य सरकार का आदेश 14 सितंबर 2016 के अकॉर्डिंग शैक्षिक सत्र के प्रारंभ की तिथि से 6 माह की अवधि तक कभी भी बालक प्रवेश ले सकता है। ध्यान देना, ये 14 सितंबर 2016 का एक रूल है, आदेश है, जिसमें शैक्षणिक सत्र के प्रारंभिक की तिथि से लेकर के 6 महीने की अवधि तक कभी भी बच्चे को प्रवेश बच्चा है वो ले सकता है। और इसके पश्चात में 16 पढ़ेंगे रोकने और निष्कासन। 8 दूनी 16, सरकार के जैसे 8 में थे, 8 दूनी 16 बच्चों के ठाट आ जाएंगे। 16 पढ़ेंगे बच्चों के ठाट आ जाएंगे। तो इसके अंदर है बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश बालक को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा और विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित भी नहीं किया जाएगा। जब तक बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता उसे निष्कासित नहीं किया जाएगा, बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। तो बच्चे के ठाट आ जाएंगे 8 दूनी 16 यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे अनिःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन 2019 में क्या हुआ। इस संशोधन अधिनियम में मूल अधिनियम की धारा 16 एवं धारा 38 में आंशिक संशोधन किया गया है। वो क्या संशोधन हुआ है देखिए, 10 जनवरी 2019 में अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करके इस धारा में उपभाग 1, 2, 3, 4 जोड़े गए हैं। 1, 2, 3, 4 उपभाग जोड़े गए हैं। धारा 16 फर्स्ट में क्या है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 की नियमित रूप से परीक्षाएं होगी। ध्यान देना, एक ये 16(1) में। धारा 16(2) में क्या है, यदि कोई छात्र कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से 2 माह के अंदर अंदर उसके लिए पुनः परीक्षा का मौका उसके लिए दिया जाएगा। धारा 16(3) में क्या है, समुचित सरकार स्कूल को यह अनुमति प्रदान कर सकती है कि वह 5वीं या 8वीं कक्षा
या दोनों कक्षाओं में बच्चों के द्वारा पुनः परीक्षा री एग्जाम में अनुत्तीर्ण होने पर बच्चे को उस कक्षा में रोक सकती है। और परंतु समुचित सरकार यह भी निर्धारित कर सकती है कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। ध्यान दे लेना, ये भी सरकार के लिए ये निर्धारित किया गया है। धारा 16(4) में क्या है, संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग यदि किसी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा, उल्लेखनीय है कि यह संशोधन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को पिछली कक्षा में रोकने, डिटेशन को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान में संशोधन करता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, ये पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे से। तो दोनों क्लासों के अंदर पार्ट 2 के अंदर हमने है RT 2009 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम उसके लिए MCQ क्वेश्चन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगला जो पार्ट है वो भी इसी प्रकार से ट्रिकी रहे ताकि आपके याद हो जाए। लेकिन मेन बात क्या है, अभी जो संशोधन जो हुए हैं धाराओं के अंदर है वो आप जरूर देख लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेड 3 के लिए भी और ग्रेड 1 के लिए भी। थैंक यू।